गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले ये ट्रेंड देखिए। जून 2021 में डॉलर 74 का था बच्चों, एंड दिसंबर 2021 में भी ये 74 का ही रहा। जून 2022 में 76 का हुआ, दिसंबर 2022 में 78 का, जून 2023 में 81 का, दिसंबर 2023 में 83 का, जून 2024 में भी 83 का ही रहा, दिसंबर 2024 में 85 का हुआ, जून 2025 में 86 का हुआ, और अब दिसंबर 2025 में ये 91 को भी क्रॉस कर गया है। मैं हूं प्रोफेसर हरे राम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि रुपया क्यों गिर रहा है, क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है, क्या इससे यानी गिरते हुए रुपये से भारत के इकोनॉमी के किसी सेक्टर को फायदा हो सकता है, एंड किस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आरबीआई को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। चलो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि रुपया क्यों गिर रहा है। तो इसमें अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो इंडिया के हैं वो अलग अलग अपनी राय रखते हैं। उसमें से कुछ मतलब राय मैं लेकर के आपके स्क्रीन पे आया हूं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले यहां पे कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि इंडिया का जो फंडामेंटल है, यानी इंडियन इकोनॉमी का जो फंडामेंटल है वो कमजोर है, इसके वजह से रुपया गिर रहा है। उनके अनुसार ये देखिए, ज्यादा व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट की वजह से रुपया घट रहा है, चालू खाते में घाटे की वजह से रुपया घट रहा है, एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में गिरावट की वजह से रुपया की वैल्यू घट रही है। अब ये तीनों चीजें देखिए, ध्यान समझिएगा। व्यापार घाटे का मतलब क्या है? हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू हम जो एक्सपोर्ट करते हैं। यानी जब हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर चाहिए ना, क्योंकि उनको पे करना है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं जिस चीज की भी डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड रुपये की डिमांड घटेगी, क्योंकि हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, इसके वजह से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है एज कंपेयर टू रुपी, यानी रुपये की वैल्यू कंपेरेटिवली घट रही है। समझ में आया? यानी हमें यदि ज्यादा इंपोर्ट करना है तो रुपये की वैल्यू घटेगी एंड डॉलर यानी फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, इसके वजह से हमारा रुपये की वैल्यू घट रहा है। दूसरी बात, चालू खाते में घाटा, सेम चीज, ट्रेड डेफिसिट यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से भी हमारा अगेन सेम चीज। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है कि हमें बाहर से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं करंट अकाउंट में, ऑन द अदर हैंड हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें डॉलर ज्यादा चाहिए, यानी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, रुपये की वैल्यू घटेगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में गिरावट। अब यहां पे एक चीज आपको समझना है, यहां पे दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, मान लीजिए कि इंडिया का कोई बिजनेसमैन से टाटा, अंबानी, अडानी, जो भी बाहर किसी कंट्री में बिजनेस सेटअप करता है और उनका मैनेजमेंट का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में होता है, तो उसे आप कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ऑन द अदर हैंड, यदि इंडिया का कोई बिजनेसमैन अमेरिका के किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है जिसमें सिर्फ एंड सिर्फ वो प्रॉफिट का ही भागीदार होगा, यानी डिविडेंड का ही भागीदार होगा, तो उससे आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इस केस में यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का कंपनी के मैनेजमेंट में, ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी के मैनेजमेंट में कोई हक नहीं होता, कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि इंडिया में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट घट रहा है, इसके वजह से
डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि पब्लिक अब बाहर जाकर इन्वेस्ट कर रही है। तो उसे चूंकि बाहर जाएगी तो उसे डॉलर चाहिए। डॉलर कैसे मिलेगा उसको? वो आरबीआई के पास जाएगा या फिर आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड किसी एजेंट के पास जाकर के कहेगा कि भैया ये रुपये लो और इसके बदले मुझे डॉलर दो, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पहला हो गया, रुपये पर दबाव इसलिए भी है क्योंकि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में अनिश्चितता थी, जिससे व्यापार में चिंता बढ़ी है। बात सही है। पिछले दिनों देखा कि अमेरिका ने भारत से इंपोर्ट की गई वस्तुओं पे दो बार, एक बार 25%, दो बार दूसरी बार 25%, यानी टोटल 50% का टैक्स लगा दिया। एंड अभी समझौता की बात चल ही रही थी। अब व्यापारियों को या जो एक्सपोर्टर हैं या जो इंपोर्टर हैं उनको ये भी पता नहीं है कि क्या होने क्या वाला है, इसलिए अनिश्चितता का दौर था और पब्लिक बाहर इन्वेस्ट करने लगी थी। इसके वजह से डिमांड फॉर डॉलर बढ़ा और रुपये की वैल्यू घटी। ठीक है, इससे आप देख सकते हैं बच्चों, आरबीआई हस्तक्षेप कर रहा है ताकि रुपया बहुत ज्यादा ना गिरे। अब कैसे कर रहा है? वो रेपो रेट के थ्रू कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के थ्रू कर सकता है, बहुत सारा तरीका है उसको करने का। ठीक है, जो नेक्स्ट रीजन है कि रुपया घट क्यों रहा है, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ रही है। क्योंकि जब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो जितने डॉलर में हम पहले इन्वेस्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, अब उतने ही तेल को इंपोर्ट करने में हमें ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी। आई रिपीट अगेन, मान लेते हैं पहले 500 बैरल हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो और उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डॉलर देते थे उनको। अब सेम तेल के इंपोर्ट के लिए अब हमें ज्यादा डॉलर देने की जरूरत है, यानी डॉलर की डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से रुपया कमजोर हुआ है। ठीक है बच्चों, यहां पे पांचवी बात थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अमेरिका में ब्याज रेट बढ़ रहा है। अब देखिए, इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर होता है, उसको जहां प्रॉफिट होगा वहां इन्वेस्ट करेगा, करेगा ना। तो पहले इंडिया में ब्याज दरें ज्यादा थी तो पब्लिक यहां इन्वेस्ट करती थी, यानी बाहर से कोई आदमी यहां इन्वेस्ट करने आ रहा है तो डॉलर लेके आएगा, और डॉलर लेके आएगा, डॉलर आरबीआई के पास जमा करेगा या फिर आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड किसी एजेंट के पास जमा करेगा, या फिर मार्केट से लेकर मार्केट में डाल करके उसकी जगह वो रुपया लेगा। तो इस स्थिति में क्या हुआ कि जब अमेरिका में जब रेट बढ़ने लगा, यानी वहां का इन्वेस्टमेंट अब प्रॉफिटेबल होने लगा, तो पब्लिक यानी इन्वेस्टर्स यहां से पैसे निकाल करके अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है, यानी अब उसे डॉलर चाहिए। यहां जो इन्वेस्टमेंट था वो रुपीज में था, तो रुपीज के बदले उसे डॉलर चाहिए, तो डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, इन रुपये की वैल्यू घट रही है। ठीक है बच्चों, और यहां पे एक और चीज यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए प्लीज यहां पे क्या है। भारत की निर्यात और आयात स्थिति, निर्यात बहुत तेजी से नहीं बढ़ा, लेकिन आयात जरूर बढ़ा है। आयात बढ़ा है लेकिन निर्यात उतना तेजी से नहीं बढ़ा, यह भी एक रीजन है रुपये की वैल्यू घटने का। आगे देखते हैं, आगे देखिए आप, क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए यह नुकसानदेह है? तो स्ट्रेट अवे इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि नहीं, रुपये का गिरना, जो करंट अभी जो रुपया गिरा है उसके गिरने से भारत की अर्थव्यवस्था के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, 8.2% फर्स्ट 6 मंथ में, पहले 2 क्वार्टर में 8.2% ग्रोथ रहा है। इसमें मैंने एक वीडियो भी किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। पहली छमाही में आप देख सकते हैं गिरावट की वजह फंडामेंटल नहीं है बल्कि वैश्विक कारण है। देख सकते हैं बच्चों, जो रुपये में जो गिरावट हुआ है वो इंडिया के जो फंडामेंटल कमजोर कहा जा रहा है उसके वजह से नहीं है, बल्कि इसका विश्व में जो अनिश्चितता, कई जगह वार चल रही है, उसकी वजह से भी रुपया की वैल्यू घटा है। ठीक है बच्चों, आगे देखें, क्या इससे फायदा भी हो सकता है? इससे फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यदि किसी भी कंट्री की करेंसी डीवैल्यू होती है या फिर डेप्रिशिएट होती है, तो उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड मार्केट में, यानी किसी और कंट्री में,
वो सस्ता हो जाता है, या इसको आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव हो जाता है। यानी सस्ता जब होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये हमारी थ्योरी में है। फिर से समझिए, हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या रुपये की वैल्यू जो घट रही है उसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को कोई कोई फायदा होगा कि नहीं होगा। तो कह रहा है कि थ्योरी में तो दिख रहा है, थ्योरी में तो ऐसा कहा जाता है कि ठीक है रुपये की वैल्यू घटेगी, भारत का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी वस्तुएं हैं वर्ल्ड मार्केट में सस्ती होंगी। जब वर्ल्ड मार्केट में सस्ती होंगी तो उनका डिमांड बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं लग रहा है, व्यवहार में ऐसा लग नहीं रहा है। खास करके तेल आयात हमारा बहुत बड़ा है तेल के मामले में, ठीक है। इसलिए जो फायदा मिलता है उसे बढ़े हुए आयात खर्च खा जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, रुपया घटा है, रुपये की वैल्यू घटे, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन तेल की कीमतों की बढ़ने की वजह से जो हमें फायदा मिल रहा है वो तेल के आयात में हमारा खर्च हो जाता है, ठीक है बच्चों। यानी भारत को गिरते हुए रुपये का कोई बड़ा फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। आगे देखिए, क्या यह स्थिति चिंताजनक है। अब इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लीजिए, क्या यह स्थिति चिंताजनक है। अभी कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी भय की कोई भय या घबराहट की भी कोई जरूरत नहीं है। भारत सबसे खराब नहीं बल्कि अन्य उभरते हुए देशों की मुद्रा भी डॉलर के मुकाबले गिरी है। कह रहा है कि भारत की मतलब करेंसी ही डेप्रिशिएट नहीं हुई है, बल्कि जितने भी ग्रोइंग इकोनॉमी है उनकी भी करेंसी डॉलर के मुकाबले गिरी है, और भारत की मतलब गिरने वालों में भारत की स्थिति बेहतर है, ठीक है। 3 महीने में हम कमजोर रहे, लेकिन यदि 2 साल के नजरिए से देखें तो रुपये की गिरावट सामान्य है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन पिछले 3 महीनों में काफी तेजी से गिरा है। अब देखिए किन किन क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, तो या हुआ है सबसे ज्यादा तेल, रसायन, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक सामान, यानी जो हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उस क्षेत्र को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारा इंपोर्ट महंगा हो गया है, ठीक है। महंगाई पर थोड़ा असर पड़ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, क्या आरबीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो बच्चों एक लिमिट होता है, मैं बता रहा हूं एक लिमिट होता है जिसको आप मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी इसके नीचे जाए एक्सचेंज रेट तब भी आरबीआई को इंटरफेयर करना चाहिए, या फिर इसके ऊपर जाए तब भी आरबीआई को इंटरफेयर करना चाहिए। लेकिन यदि इस रेंज में है तो उसको नहीं करना चाहिए, और हर बार गिरते हुए रुपये को आरबीआई ना बचाए, ये एक तरह का सजेशन है हमारे इकोनॉमिस्ट का। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा है मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।